हाय फ्रेंड्स। तो राजेंद्र एकेडमी में मिडिवल इंडियन हिस्ट्री चल रहा है, जिसमें कि मुग़ल काल चल रहा है। तो मुग़ल काल में हम बाबर को पढ़ा चुके हैं, हुमायूं को पढ़ा चुके हैं, और उसके बाद एक छोटा सा अफ़गानी वंश आया था, सूरवंश। तो उसको भी हम पढ़ाए हैं, जिसमें कि शेर शाह सूरी को हम बहुत अच्छा से बताए हैं। तो उसी सूरवंश का जो अंतिम शासक था, जो सुल्तान था, आदिल शाह, तो उसी का एक प्रधानमंत्री काफ़ी निपुण, काफ़ी योग्य, काफ़ी तेज हिंदू था। तो वो पूरी तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और युद्ध करते करते वो दिल्ली में भी अपना कंट्रोल कायम कर लेता है। इतना ज़्यादा वो ताकतवर हो जाता है। तो इसीलिए उसके लिए एक अलग से ही वीडियो बनाए हैं, और वो इतना ज़्यादा अपने आप को पराक्रमी बना लेता है कि दिल्ली में पूरी तरह से कंट्रोल करके अपने आप को शासक भी घोषित कर देता है। तो इस तरह से ऐसा कहा जाता है, और ऐसा है भी, कि अंतिम हिंदू कोई शासक जो दिल्ली में अपना पूरी तरह से कंट्रोल कायम किया, तो वो हेमू ही है। तो इसीलिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के बारे में आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर काफ़ी छोटा सा है, तो आप लोग इस चीज़ को देखिए मेरे साथ, और जो जो भी बोलते हैं उस चीज़ को समझने का कोशिश करिए, और याद कराते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ये हमको पूरी तरह से याद है, लेकिन हम इसको कहानी तौर पे बोलेंगे, और जो भी बोल रहे हैं उसको ये लिखा हुआ है। तो जहाँ पे भी आप लोगों को दिक्कत लगेगा, पॉज करिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ हेडिंग में भी लिखे हैं, दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन? हेमू, है ना। तो उसी के बारे में भी डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे पॉइंट पॉइंट आएगा। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? शेर शाह के बाद, शेर शाह काफ़ी प्रतापी शासक था, काफ़ी प्रतापी सुल्तान था सूरवंश का। तो शेर शाह के बाद सूरवंश के अंतर्गत कोई शासक मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर कर सकता था, तो वह कौन था? बस हेमू। क्यों? क्योंकि शेर शाह का जो पुत्र था, उसके बाद जो उत्तराधिकारी लोग आए थे, काफ़ी कमज़ोर और निपुण, अयोग्य थे, आलसी थे। तो इसीलिए ये लोग में उतना दम खम नहीं था। तो इसीलिए एक ही था बस, वो भी प्रधानमंत्री, किसका? आदिल शाह का, हेमू। तो वही बस कैपेबल था मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर करने के लिए। तो इसीलिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। अतः सूरवंश का अंतिम सुल्तान, जो अंतिम सुल्तान बोले थे ना, अंतिम सुल्तान कौन था? मोहम्मद आदिल शाह। कौन? मोहम्मद आदिल शाह ने हेमू को, अपना प्रधानमंत्री हेमू को नियुक्त किया था। उसको मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए नियुक्त किया, और हुक्म भी दिया कि मुगलों को बाहर करो। क्योंकि एक बार आप लोग देखबे किए थे, हुमायूं को भी बाहर कर दिया था। कौन बाहर किया था हुमायूं को बाहर? हुमायूं को बाहर किया था शेर शाह सूरी ने। तो उसी तरह से आदिल शाह भी आज्ञा देता है। किसको आज्ञा देता है? हेमू को, ठीक है। अब देखिए, हेमू के बारे में थोड़ा सा परिचय देख लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है परिचय, सितारा पॉइंट में है। देखिए, हेमू कौन था? हेमू रेवाड़ी का निवासी था। कहाँ? रेवाड़ी एक जगह है, वहाँ का निवासी था। और वो बहुत साधारण बनिया कुल का लड़का था, मतलब बनिया कुल में वो पैदा हुआ था। कहाँ? बनिया कुल में पैदा हुआ था। VVI ये पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हेमू का मूल नाम क्या था? हेमचंद्र। मूल नाम मतलब असली नाम उसका क्या था? हेमचंद्र, ठीक है। ठीक है, तो ये भी VVI पॉइंट है। अब देखिए, शुरुआती दिनों में वो रेवाड़ी की सड़कों पे नमक बेचा करता था। क्या बेचा करता था? नमक बेचा करता था। कैसे बोलता था? नमक ले लीजिए, नमक ले लीजिए, इस टाइप का, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और जिसको पसंद आता था ले लेता था नमक उससे। अब उसका कैसे विकास होता है, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए इसी को देखते हैं। सूर राज्य की सेवा में, जो सूर राज्य था अफगानी राज्य, तो उसकी सेवा में सर्वप्रथम वो माप तौल करने आया, मतलब तराजू में माप तौल करने में बहुत विशेषज्ञ था। क्यों? क्योंकि वो बनिया कुल का भी था, और माप तौल भी बहुत अच्छा करता था। तो इसीलिए वो सर्वप्रथम माप तौल करने के रूप में उसको नौकरी मिली थी सूरवंश में, ठीक है। मेरा भी एक दोस्त है बनिया, काफ़ी अच्छा मेरा दोस्त है, प्यारा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा। चलिए अब आगे देखते हैं।
शेर शाह का पुत्र इस्लाम शाह, देखिए शेर शाह का जो पुत्र इस्लाम शाह था उसने हेमू की योग्यता को पहचान लिया और उसे प्रभावित हुआ और दरबार में, अपने दरबार में एक गुप्त पद में उसको नियुक्त कर देता है। बात को समझ रहे हैं? अब आगे पॉइंट देखते हैं। अब आदिल शाह, अब देखिए आदिल शाह कौन था? ये लास्ट सुल्तान था। कौन? किसका? शेर शाह सूरी, मतलब सूरी वंश का। बात को समझ रहे? आदिल शाह के शासक बनते ही ये अंतिम सुल्तान था। तो एक पॉइंट इससे पहले बोल देते हैं, अगर शेर शाह का मृत्यु नहीं होता ना एक्सीडेंट से, तोप का गोला उसके बगल में आके बारूद का ढेरा में अगर नहीं गिरता, तो शेर शाह मुगलों को कभी भारत में आने नहीं देता, क्योंकि शेर शाह काफ़ी ताकतवर शासक था, लेकिन उसका एक्सीडेंट के कारण उसका मृत्यु हो जाता है। इसीलिए मुगल वंश के फिर से राजा लोग आके हिंदुस्तान में अपना शासन कायम करते हैं। बात को समझ रहे? ऐसा एक पॉइंट और था, जब हुमायूं नदी में कूद जाता घोड़ा के साथ, तो अगर उसको मछुआरा या भिश्ती उसको नहीं बचाता तो मुगल काल फिर से आ ही नहीं पाता। बात को समझ रहे? अब आगे देखते हैं। तो आदिल शाह के शासक बनते अब क्या होता है? आदिल शाह ने हेमू को प्रधानमंत्री बना दिया। क्या? प्रधानमंत्री बना दिया। और अपने प्रशासन और अपने जितने भी राजतंत्र के प्रशासन थे उसका संपूर्ण भार हेमू को सौंप दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने खुद अकुशल, अयोग्य और बड़ा ही आलसी किस्म का सुल्तान था। तो इसीलिए हेमू में देखा सारा क्वालिटी है, तो उसी को प्रधानमंत्री पोस्ट दे दिया और सारा कार्यभार दे के अपने निश्चित हो गया। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है? मुस्लिम शासन में मात्र 2 हिंदू, अब यहाँ पे 2 ही हिंदू। कौन कौन हिंदू? जो प्रधानमंत्री बन पाए, मतलब मुस्लिम शासन में 2 ही हिंदू जो प्रधानमंत्री बन पाए। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ऐसा हो भी नहीं किया था। तो कौन कौन बना था इसे देखिए। सबसे पहले तो हेमू बना। कौन? मोहम्मद आदिल शाह के समय में, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसके बाद एक अकबर बादशाह जो मुगल काल का काफ़ी प्रतापी शासक रहता है, यह सूर्यवंश के बाद आता है। तो उसी में एक हिंदू शासक टोडरमल था, तो वो भी प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा था। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टोडरमल और हेमू। किसके किसके काल में, ये आप लोगों को बता दिए। ठीक है। नहीं समझ में आता है पीछे जाइए, और अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो बार बार देखिए, उससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। मात्र एक हिंदू हेमू ही, देखिए लेकिन प्रधानमंत्री तो 2 बन गया हिंदू लोग, लेकिन मात्र और मात्र एक ही हिंदू हेमू, जो कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठ सका। दिल्ली की सिंहासन पर बैठ सका किसके समय में? मुस्लिम शासन के अंतर्गत। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अपने योग्यता के कारण ऐसा बैठा हेमू। अब देखिए अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेमू ने आदिल शाह, अपने स्वामी आदिल शाह के लिए कुल 24 लड़ाइयाँ लड़ी। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी जी? 24 लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उसमें 22 युद्धों में वो जीता ही जीता, और सिर्फ 2 ही युद्ध में वो हारा। बताइए कितना ज़्यादा वो योग्य था। और अधिकतर युद्ध वो किसके खिलाफ में करता है? जो उसके स्वामी आदिल शाह के खिलाफ जो अफगान अमीर लोग या फिर सूबेदार लोग विरोध करता था, उसके खिलाफ में लड़ के वो जीता था। 22 लड़ाइयाँ, सिर्फ 2 ही लड़ाई हारा था। अब आगे देखते हैं। हेमू 22 युद्धों में जीतने के उपलक्ष्य में, 22 युद्ध जीत लेता है तो अपने आप को वो खुश होके विक्रमादित्य, बहुत वीआई पॉइंट, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता है। ऐसा करने वाला हेमू 14वां और अंतिम शासक था। इसके बाद कोई शासक ही नहीं आया जो कि विक्रमादित्य का उपाधि लिया। तो ये ऐसा करने वाला 14वां शासक था। तो क्वेश्चन आ सकता है, पहलवां शासक कौन था जो विक्रमादित्य की उपाधि लिया था? तो वो था गुप्त शासक। क्या नाम था उसका? चंद्रगुप्त टू। क्या? चंद्रगुप्त टू, जो विक्रमादित्य का उपाधि लिया था। ठीक है। और विक्रमादित्य का अर्थ क्या है ये समझ लीजिए, पराक्रम का सूर्य। क्या? पराक्रम का सूर्य। ठीक है, बात को समझ में आया।
तो वो किसको हरा के विक्रमादित्य की उपाधि लिया था? तो वो शक शासक रुद्र सिंह तृतीया को हराया था। कौन? चंद्रगुप्त टू। तब वो विक्रमादित्य का उपाधि लिया था। तो वहीं से विक्रमादित्य का उपाधि लेने का चलन चल पड़ा। तो लास्ट कौन लिया था? यही हेमू विक्रमादित्य की उपाधि, और वो 14वां नंबर का था। कौन? 14वां नंबर का। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब आगे का पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था, क्योंकि इसके बाद तो मुगल वंश हो जाता है। मुगल वंश कितना लंबा आप लोग तो चला समझ ही रहे हैं। लास्ट शासक उसका 1857 तक रहा, जो कि बहादुर शाह जफर था। उसके बाद तो अंग्रेज लोग आ गए। उसके बाद कौन शासक? अंग्रेज लोग पूरी तरह से करते रहे। उसके बाद 1947 में तो हम लोग का देश आज़ाद हो गया। बात को समझ रहे हैं? तो इसीलिए अंतिम हिंदू शासक हेमू था। तो कितना इंपॉर्टेंट है बताइए। अब अगला पॉइंट क्या है? मध्यकालीन भारत में वो एकमात्र शासक था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया। ये तो आप लोग बता चुके। अब अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट हेमू का कितना इंपॉर्टेंट है? 350 वर्षों का विदेशी शासन को समाप्त करके हेमू दिल्ली पर स्वदेशी शासन स्थापित किया, क्योंकि वो लास्ट एक शासक रहता है, उसको मार के भगा देता है दिल्ली से, और अपने वहाँ का सुल्तान घोषित, अपने को सम्राट घोषित कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं। लेकिन हेमू का शासन बहुत अल्पकालीन था। हेमू का जो शासन था बहुत थोड़े समय का था। क्यों? क्योंकि उसका भी मृत्यु हो जाता है युद्ध में, एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब दुर्भाग्यवश उसको लग जाता अस्त्र, जिसके कारण उसका मृत्यु हो जाता। अगर मृत्यु नहीं होता तो हिंदू सम्राट पूरी तरह से कायम ही कर देता, और फिर मुगल लोग कभी आता ही नहीं, और यहाँ का इतिहास ही कुछ अलग रहता। तो देखिए, अब आगे देखते हैं। ये छोटा सा चैप्टर तुरंत खत्म हो जाएगा। हेमू मुगलों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए 1500, मतलब देखिए, हेमू जो था मुगलों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए, हुमायूं का जब मृत्यु हो जाता है तो उसका वो लाभ उठाता है। आप लोगों को पढ़ाए थे, हुमायूं जो थे बादशाह थे, वो लाइब्रेरी से की सीढ़ियों से गिर के लुढ़क के उनका डेथ हो जाता है। तो उसी का अचानक मृत्यु का समाचार सुन के हेमू दिल्ली में आक्रमण करता है और सोचता है कि अब तो राजा मर चुके हैं, अब हम हमला करते हैं और उसमें पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन हुमायूं का एक छोटा सा पुत्र भी रहता है 14 साल का, अकबर। तो उसका संरक्षण में एक हेमू संरक्षण कर रहा था। तो वही दोनों लड़ के फिर हेमू को जैसे तैसे हराता है और अपना मुगल वंश को स्थापित करने में लोग सफल होता है। तो उसी का कहानी आगे है। अब देखिए, हेमू को तो पता चल गया कि हुमायूं मर गया। अब उसका अगला स्टेप क्या होता है? देखिए, आगरा और ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए वो 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को, मतलब देखिए, आगरा और ग्वालियर में अधिकार करते हुए, वहाँ से लड़ाई करते हुए जब वो कूच कर रहा था, तो आगरा और ग्वालियर के जो सूबेदार लोग थे वो लोग डर के भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि जो हेमू था वो चढ़ाई करने के लिए लगभग 50,000 सेना लेके जा रहा था। बात को समझ रहे हैं? और उसमें 1,000 हाथी था। कितना? 1,000 हाथी था, और 30,000 घुड़सवार थे उसमें, काफ़ी योग्य और निपुण घुड़सवार थे, और 51 मतलब 51 तोप भी था। तो इतना तोप, गोला और इतना सैनिक देख के आगरा और ग्वालियर का सूबेदार लोग डर के भाग जाता है। और इसके बाद फिर आगे बढ़ता है और दिल्ली के नज़दीक एक तुगलकाबाद है, तो वहीं वो अटैक करता है 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को। तो उस तुगलकाबाद में अटैक करता है, और वहाँ का जो सूबेदार रहता है उसका नाम क्या रहता है? तारदी बेग। क्या? तारदी बेग। देखिए, वीवीआई पॉइंट है, इसको देख लीजिए आप लोग। तारदी बेग को हरा देता है, और तारदी बेग क्या करता है? एकदम डर जाता है, और वो भाग के अकबर और बैरम खां के पास चला जाता है डर के, तारदी बेग। और इस तरह से दिल्ली पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो उसमें वो कब्जा कर लेता है। कौन कब्जा कर लेता है? हेमू, और अपने आप को वहाँ का सम्राट घोषित भी कर देता है।
अब आगे देखते हैं आगे का पॉइंट क्या था। अकबर और उसका संरक्षक बैरम खां, देखिए अकबर और उसका संरक्षक बैरम खां पंजाब के कलानौर में उसमें रह रहे थे, जिसको कि गुरदासपुर भी कहते हैं, है ना। और उस समय अकबर का जो उम्र था 13 से 14 ही वर्ष का था, काफ़ी छोटा लड़का था, समझ रहे हैं। लगभग लगभग 7 क्लास का बच्चा लोग इतना उम्र का रहता है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आगे देखते हैं 7 या 8 क्लास का बच्चा लोग। अब आगे देखते हैं तारदी बेग जो था, जो डर के भाग गया था, वो पंजाब जाके अकबर और बैरम खां को ना संदेश देता है और बताता है कि हेमू बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसका बहुत बड़ा सेना है, तोप गोला हाथी और तो और काफ़ी योग्य उसके सेनापति लोग हैं, तो इसीलिए उसे जीतना बहुत ही मुश्किल है। अतः मुगलों को शायद ही हम लोग जीत पाए। अरे क्या बोल रहे हैं, अतः मुगल, एक बार और बोलते हैं, अतः मुगल शायद ही हेमू को जीत पाए, ऐसा बोलता है तारदी बेग। मतलब कि हेमू ज़्यादा स्ट्रांग है, मुगल कमज़ोर है, इस टाइप का वो बोलने का कोशिश करता है तारदी बेग। अब ऐसा विरोधी बात करता है या फिर इम्पॉसिबल बात करता है, तो जिससे कि अकबर और बैरम खां को बहुत बुरा लगता है और वो लोग गुस्सा हो जाता है कि इस तरह से कैसे बात कर रहे हो। इसीलिए वो लोग काफ़ी क्रोध में आ जाता है और बैरम खां ने तारदी बेग का सर तलवार से अलग कर देता है, काट के अलग कर देता है। देखिए तारदी बेग का सर तलवार से काट के अलग कर देता है, इसीलिए कि ये एक तरह संदेश देने का कोशिश किया कि कोई भी युद्ध से भागेगा तो उसका हाल यही होगा, मृत्यु। तो ऐसा काफ़ी सख्त बैरम खां था और अकबर तो उसमें छोटा था, लेकिन इसी के अंतर्गत संरक्षण में चल रहा था अकबर। अब आगे देखते हैं। अब देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध, अब युद्ध तो होगा क्योंकि बैरम खां भी इधर से मोर्चा संभालेगा, अकबर और बैरम खां, और इधर से हेमू भी। तो ये कब युद्ध होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब आप लोग को बता देते, पानीपत का प्रथम युद्ध भी पढ़ाए थे ना, बाबर मतलब अकबर का दादाजी और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें कि बाबर जीता था। अब उसी बाबर का पोता अकबर पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ता है 5 नवंबर 1556 में, और पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में, ठीक है। और द्वितीय कब हो रहा है, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या खेला होता है। अकबर और बैरम खां की सेना और हेमू की सेना पानीपत की द्वितीय युद्ध में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को आपस में भिड़ते हैं। बात को समझ रहे हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि हेमू का जो हाथी लोग था उसमें वो सूंड में तलवार और भाला बांध दिया था, और उसका हाथी लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, और कोई भी उसके सामने आता था तो सूंड से मार डालते थे। वो तलवार भी लगा था, भाला भी लगा हुआ था, और कोई घोड़ा आता था उसको पटक भी देता था उठा के अपना सूंड से हाथी। तो काफ़ी खतरनाक वो रणनीति बनाया हुआ था हेमू, जिसके चलते उसको जीत भी मिलता है। अब आगे देखते हैं। हेमू और उसकी सेना काफ़ी शक्तिशाली थी। हेमू मुगलों पर जीत के काफ़ी करीब था। जो हेमू था मुगलों पे जीत के काफ़ी करीब था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक तीर उड़ता हुआ आया और हेमू की आंख में लग जाता है, और वो हाथी के पीठ में बने हौजे में गिरकर बेहोश हो जाता है। ऐसा बोला जाता है, यहाँ पे एक छोटा सा बात सुन लीजिए, कि हेमू था वो ना बिना हेलमेट पहने, बिना मुकुट पहने ही युद्ध क्षेत्र में उतर गया था, और अपनी सेना का उत्साह बढ़ा रहा था, वो भी हाथी में चढ़ के, कि बोल रहा था कि चलो आगे बढ़ो, लड़ो, पीछे मत हटो, इस टाइप का। तो वो एक तरह का हाथी में भी चढ़ा हुआ था, तो वो इजीली निशाना साधने के लिए बन गया था एम। और जो मुगल सेना में जो सेनापति लोग थे, वो लोग कोई था, वो लोग काफ़ी
निपुण धुरंधर थे। निपुण धुरंधर मतलब तीर चलाने के लिए काफ़ी वो लोग योग्य थे, काफ़ी निपुण थे। तो वो लोग निशाना साध साध के काफ़ी तीर छोड़ता है हेमू की सेना में, जिसके कारण हेमू का सेना तितिर बितिर होने लग जाता है। लेकिन फिर भी हेमू का सेना ज़्यादा मजबूत था और वो हराने के कंडीशन में आ जाता है। किसको? मुगल का सेना को। और एक रणनीति और बताते हैं, मुगल का सेना में जो धनुर्धारी थे, जो धनुष और तीर लेकर चला रहे थे, वो लोग हाथी पे सीधा अटैक नहीं कर रहा था, वो लोग तिरछा अटैक कर रहा था, जिससे कि जो हाथी के ऊपर जो सवार है उस पर इजिली मारा जा सके। और तीर एक बार में बहुत सारा तीर छोड़ रहा था, बरसात कर दे रहा था, वर्षा कर दे रहा था। तो इस तरह से एक तीर उड़ता हुआ हेमू का आँख में लगता है और उसका सॉकेट में जाके फंस जाता है तीर। तो हेमू घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है और सॉकेट से वो तीर को खींच के निकालता है। बहुत सारा ब्लड बह रहा था, हैवी एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा था, मतलब बहुत अत्यधिक मात्रा में खून बह जा रहा था। तो वो रुमाल बांधता है और युद्ध करना जारी रखता है। लेकिन अब आगे क्या होता है, अब आगे देखते हैं। और अब हेमू गिर जाता है हाथी का हौदा में। उसके बाद ऐसा देख के कि हेमू गिर गया, उसका सेना में भगदड़ मच जाता है। लेकिन फिर भी हेमू जो है वो हार नहीं मानता, रुमाल बांधता अपने आँख में और फिर से लड़ने का कोशिश करता है। लेकिन वो कुछ समय बाद लड़ते लड़ते कह के बहुत ज़्यादा मात्रा में खून बह जाता है, तो वो बेहोश हो जाता है और हाथी का हौदा में गिर जाता है। अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है। अब आगे देखते हैं। तो उसका सेना में भगदड़ मच जाता है और सेना भाग जाता है। अब क्या होता है, तो जो हाथी में वो बैठा हुआ था हेमू, वो हाथी इधर उधर टहलने लगता है, घूम रहा था। तो उसी को कौन देखता है? एक और हाथी सवार था जो कि मुगलों के साइड से था। वो देखता है कि हाथी घूम रहा है। उसका नाम क्या था? शाह कुली खां। क्या नाम था? शाह कुली खां। तो वो हाथी को पकड़ता है और उसमें देखता है कि उसमें तो हेमू है। तो बस उसको हेमू को बांध के वो ले जाता है। कहाँ पे? अकबर और बैरम खां के पास ले जाता है। तो अब आगे देखते हैं, उसको सिकड़ी में बांध के, सिकड़ में बांध के। अब आगे देखते हैं। घायल हेमू को पकड़कर अकबर और बैरम खां के पास लिया गया। कौन पकड़ के लेता है? शाह कुली खां। ठीक है। जहां बैरम ने अकबर को बोला कि आप इसको मार दीजिए, अपना तलवार उठाइए और इसको मार दीजिए। और पूरा दरबारी लोग भी यही बोलता है कि आप मार दीजिए, अकबर बादशाह मार दीजिए हेमू को। लेकिन अकबर नहीं मारता है। तो बैरम खां ही अपना तलवार निकालता है और हेमू का सर अलग कर देता है, अपना तलवार से काट डालता है, उसको मार डालता है। तो इस तरह से हेमू का जो खेला था वो खत्म हो जाता है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे से क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन भी पढ़ेंगे और 5 गिनेंगे और अपना ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेमू किसका प्रधानमंत्री था? इसको तो आप लोग को बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे। चलिए ऑप्शन पढ़ रहे हैं। ए है शेर खान, बी है इस्लाम शाह, सी है मोहम्मद आदिल शाह, डी है फरीद शाह। चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या है। चलिए 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर है मोहम्मद आदिल शाह। क्या? मोहम्मद आदिल शाह। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कितना नंबर का शासक था? तो हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कितना नंबर का शासक था? ये आप लोगों को तो हम बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे। चलिए ऑप्शन है, ए 15वां शासक, बी है 16वां शासक, सी है 17वां शासक, डी है 14वां शासक। इसको तो बहुत अच्छा से पढ़ाए थे। चलिए काउंट कर रहे हैं 5, आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट करिए, 1 2 3 4 5। चलिए इसका ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लिए होंगे, पूरा उम्मीद है। चलिए हम बता देते हैं। ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 14वां नंबर का शासक था। ठीक है। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, हेमू कौन जाति का था? इसको भी आप लोग को बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे। चलिए ऑप्शन ए है मरवाड़ी, बी है क्षत्रिय, सी है बनिया,
डी है लोहार, इसको भी आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे। चलिए इस अपना ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट करिए, हम 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए आप लोग सिलेक्ट कर लिए। चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर है सी, बनिया। ठीक है ठीक है ठीक है। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन है, हेमू ने तुगलकाबाद में किसे परास्त किया था? इसको भी आप लोग को बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे। ए है तारदी बेग, बी है बैरम खां, सी है अकबर, डी है हुमायूं। चलिए चौथा का ऑप्शन आप लोग चूज करिए, इसमें से चारों में से कौन है। चलिए 5 काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। चलिए अपना ऑप्शन चूज करिए, उम्मीद है आप लोग चूज कर लिए होंगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका ऑप्शन ए है तारदी बेग। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा ये क्लास। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, अपने प्यारे भाई को आप लोग सपोर्ट करिए, है ना। और जल्दी से जल्दी और वीडियो लेकर आएंगे। इसके बाद जो क्लास आएगा उसका नाम है शेरशाह सूरी का प्रशासन। उसके बाद अकबर बादशाह आएंगे। ठीक है, तो आप लोग को बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे उसको भी। चलिए उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए अपने प्यारे भाई को विदा दीजिए। बाय बाय। अब हम जाते हैं, बाय बाय।